क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम सॉल्व कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इन एंड अच्छा फिर से असर्शन और रीजनिंग। देखिए बहुत ध्यान से समझ लीजिए, जो मैं बहुत समय से आप लोगों को समझा रही हूँ कि अब जो पेपर्स आ रहे हैं आपके, जो भी आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस थोड़े बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो थ्योरी क्लास मिस मत कीजिएगा। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं क्लासेस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। In an inclusive classroom, all curriculum adaptation should be directed to lower the educational, यहाँ थोड़ा सा हट गया है, इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। lower lower the educational standard for special children। रीजन दिया है स्पेशल चिल्ड्रन डू नॉट हैव एनी पोटेंशियल फॉर लर्निंग इन मेन स्ट्रीम क्लासरूम। अब इस तरह के प्रश्न में अगर आपको कुछ भी नहीं आएगा तो भी आप समझ लीजिए कि नेगेटिव अगर किसी स्टूडेंट के साथ दिया हुआ है, कोई भी नेगेटिव वर्ड किसी भी स्टूडेंट के साथ यूज किया गया है, तो आपके अलार्म बेल बज जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है कि डू नॉट हैव, है ना, और यहाँ दिया है शुड बी डायरेक्टेड टू लोअर द एजुकेशनल स्टैंडर्ड। हिंदी में भी एक बार समझ लेते हैं। एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्य चर्चा अनुकूलन के शैक्षणिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर का करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। क्या आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? क्या जो बच्चे विशेष हैं उनको हम बिल्कुल लोअर समझ के उनको उसी हिसाब से हमें करिकुलम बनाना चाहिए? तो ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ए तो आपका यानी कि एसर्शन हो जाता है गलत। एसर्शन आपका गलत है। तो चलो देख लेते हैं कारण क्या दिया है। कारण दिया है कि स्पेशल चिल्ड्रन डू नॉट हैव एनी पोटेंशियल। भाई जो स्पेशल बच्चे हैं उनमें कोई पोटेंशियल ही नहीं है कि वो कुछ नया सीख सके, या जो मेन स्ट्रीम क्लासरूम चल रही है उनको वो सीख सके। तो बिल्कुल ये भी गलत हो जाता है। तो जब दोनों ही गलत हो जाता है तो आपका ऑप्शन बी राइट होगा। ए और आर दोनों गलत हैं। बोथ ए एंड आर फॉल्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ते हैं, देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर्स की थ्योरी आ गई है। हार्वर्ड गार्डनर्स ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रपोज दैट, ये हमने पढ़ा हुआ है, बट मैं आपके सामने बहुत जल्दी थ्योरी भी डिस्कस करने वाली हूँ, तो क्लासेस में जरूर बने रहिएगा। इंटेलिजेंस कैन बी मेजर एक्यूरेटली एंड प्रेडिक्टेड प्रिसाइजली। क्या हार्वर्ड गार्डनर्स की थ्योरी, जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की उन्होंने थ्योरी दी है, वो इनमें से कौन से पॉइंट पर आपका फिट बैठता है? इंटेलिजेंस कैन सक्सेसफुली प्रेडिक्ट एकेडमिक सक्सेस। Intelligences can change over time. Intelligence is primarily inherited. तो जो बुद्धि होती है वो सटीक रूप से उसे मापा जा सकता है क्या, और सटीक रूप से उसे विधेय किया जा सकता है? बुद्धिमत्ता अकादमिक सफलता का सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकती है। बुद्धि समय के साथ बदलती है। बुद्धि मुख्य रूप से अनुवांशिक विरासत में मिली है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अब आप इस ऑप्शन को पढ़ोगे तो बहुत ही आसान ऑप्शन दिए गए थे, आप इसमें से भी अपना जो आंसर है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इंटेलिजेंस को क्या प्रिडिक्ट किया जा सकता है अगर वो एकेडमिक सक्सेस पा रहा है? बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 99% स्कोर कर रहे हैं लेकिन वो इंटेलिजेंट नहीं हो, रट्टा मार के कर रहे हैं। हम लोगों ने मूवीज देखी हुई है, थ्री इडियट एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसमें। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर्स बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहे हैं। और एक्यूरेट मेजर किया जा सकता है क्या इंटेलिजेंस को? तो ये भी नहीं पॉसिबल है। ओके। फिर कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस जो है वो प्राइमरली इनहेरिटेड है, आपको अनुवांशिक तौर पे मिलती है। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि किसी के पिता जो हैं वो बहुत बड़े स्कॉलर हैं तो आगे उनके जो संतान हैं वो भी स्कॉलर बनते ही बनते हैं, तो ये निश्चित नहीं है। यस, ये हार्वर्ड जरूर कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस जो है वो चेंज होता रहता है। बुद्धि समय के साथ साथ परिवर्तित होती है, और यही बहुबुद्धिवाद का सिद्धांत उन्होंने दिया था। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। While proposing the relationship between language and thinking process, Lev Vygotsky conceptualized language as an, जब सोच और भाषा प्रक्रिया के बीच का संबंध प्रस्ताव हो रहा था तो विगोत्सी कहते हैं कि भाषा जो है उसका अवधारणाबद्ध उसको किया जा सकता है, ठीक है। सॉरी, भाषा को अवधारणाबद्ध किया जा सकता है। क्या अवधारणा है, क्या सोच है, वैसे उसे कॉन्सेप्चुलाइज किया जा सकता है। तो ऑप्शन है आपके पास, हिंड्रेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी, इंडिपेंडेंट डोमेन है विच इज नॉट रिलेटेड टू कॉग्निशन, यानी क्या भाषा एक ऐसा स्वतंत्र क्षेत्र है जो कि संज्ञान से संबंधित नहीं है। कल्चरल टूल है विच फैसिलिटेट्स कॉग्निशन इन मल्टीपल वेज,
क्या भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो कि संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाती है? फॉर्म ऑफ ईगोसेंट्रिक स्पीच यूज टू ओनली फुलफिल बेसिक नीड्स। जो ईगोसेंट्रिक स्पीच के बारे में लेव विगोत्स्की कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक नीड्स होती हैं उसके फुलफिल करने के लिए। तो लैंग्वेज और थिंकिंग प्रोसेस के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में लेव विगोत्स्की का यहाँ पे क्या कहना है, क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक है, तो सोसाइटी में अगर आप भाषा अपने सही तरीके से यूज करते हैं तो आपका कितना सम्मान बढ़ जाता है। बहुत कॉमन सी बात है, ये कोई बहुत बड़ा सा क्वेश्चन नहीं था, बहुत समझने से इजी था। हिंड्रेंस तो किसी तरह से हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत है, बाधा तो नहीं होगी। हिंड्रेंस मतलब बाधा जो डेवलपमेंट में नहीं हो सकती भाषा की। तो इंडिपेंडेंट डोमेन है, बिल्कुल है, लेकिन ये कॉग्निशन से रिलेट नहीं करता। यहाँ पे आके गलती हुई है, नॉट रिलेटेड टू लिख दिया, इसलिए ये वाला भी सेंटेंस गलत हो जाता है। ये कल्चरल टूल है और जो कॉग्निशन है उसको मल्टीपल वेज में आपका फैसिलिटेट करता है। बिल्कुल, भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 9 में चलते हैं। चेंजेस इन इमोशन, सेल्फ परसेप्शन एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद फैमिलीज, peers and friends are studied under dash डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। विकास के डैश आयाम के तहत भावनाओं, आत्मधारण तथा परिवार, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। लिंग्विस्टिक आधार पर साइकोसोशल, फिजिकल या फिर कॉग्निटिव, यानी भाषाई, मनोसामाजिक, बौद्धिक और संज्ञानात्मक। ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा रिपीट आ रहा है। ठीक है, चेंजेस होना इमोशंस में, सेल्फ परसेप्शन लेना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाना फैमिली के साथ, पेयर्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ। तो ये सारी स्टडी जो है वो किस में हो सकती है? लिंग्विस्टिक तो भाषा हो गया, फिजिकल आपका ये सारे प्रकार हमने पढ़े हैं, बट साइको सोशल जो है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। विकास के मनोसामाजिक जो आयाम है उनके तहत ही भावना, आत्मधारणा ये सब परिवारों के साथ और अपने रिलेटिव्स जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, उन सबके साथ चलती है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा साइको सोशल। ठीक है, मनोसामाजिक। आई होप क्लियर हो गया होगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट फिर से असर्शन रीजनिंग पर है। क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ फेयर एंड स्ट्रेस keep students on their toes and facilitates meaningful learning. Again, whenever you feel negative क्वेश्चन, जब भी आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन नजर आता है जिसमें कहीं अगर आपको नेगेटिव कोई वर्ड सुनाई दे तो थोड़ा सा आपको सजग होना है उसी समय। रीजन क्या बता रहा है कि लर्निंग जो है वो गवर्न कर सकते हैं ओनली बाय एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दो तरह के फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं। भय और तनाव का जो वातावरण है वो छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है ताकि वो सार्थक सीखने को सुसाधित कर सके। तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। आप किसी को डर कर पढ़ा नहीं सकते, कोई भी बच्चे को आप डर कर धमका कर नहीं पढ़ा सकते। वो उस समय के लिए हो सकता है रट लेगा कुछ चीजों को, बट जब उसकी परीक्षा का समय आता है तो बच्चे भूल जाते हैं और ये बहुत कॉमन चीज है। लर्निंग इज गवर्न्ड बाय ओनली, तो क्या अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित हो सकता है? तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ए आर दोनों गलत है, बोथ ए एंड आर फॉल्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। देखिए मुझे ये लग रहा है कि पेपर आसान है, बट सच मानिएगा जब पहली बार कोई शिक्षार्थी इस तरह के प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहा है तो उसके सामने बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन सिमिलर लगते हैं। तो आपको करना क्या होता है, आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करेंगे, जब आप अच्छी तरह से थ्योरी समझ जाएंगे, पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ जाएंगे, फिर आप भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अ टीचर वांट्स टू enable मीनिंगफुल एंड एनालिटिकल लर्निंग इन हर क्लास by providing opportunities। देखो ये एक पॉजिटिव बात है। ठीक है, फॉर स्टूडेंट्स टू कनेक्ट देयर प्रायर नॉलेज टू न्यू कॉन्सेप्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग स्ट्रैटेजीज वुड बी मोस्ट इफेक्टिव। यानी कि एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को नई संकल्पनाओं से जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा में सार्थक सीखने का विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती है। तो इनमें से कौन सी शिक्षक रणनीति सबसे प्रभावी होगी? ओके, पहले की एग्जाम्पल देखिए कि देखो बच्चों, आप जानते हैं इस बारे में, आपने सुना है, आपने देखा है, तो बच्चे कहते हैं हाँ, बहुत अच्छे से इंटरेस्ट दिखाते हैं कि हाँ ये तो हमने देखा हुआ है, ये तो हमने किया हुआ है, ये हमने सुना हुआ है। तब जब नया कोई टॉपिक डिस्कस होता है तो उससे अपना प्रायर नॉलेज कनेक्ट करते हैं तो फिर और अच्छे से समझ पाते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
Ask student to share their own experience related to the new material and then connect them to the topic. यानी स्टूडेंट्स को उनके एक्सपीरियंस पूछना कि अच्छा आपने मतलब आपका क्या अनुभव रहा है, उसके बाद फिर नए मटेरियल को उनके साथ कनेक्ट करना ज्यादा बेटर रहेगा. या फिर प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑन हाउ टू कंप्लीट अ टास्क रिलेटेड टू द न्यू मटेरियल, या फिर न्यू मटेरियल के साथ जो आप टास्क कंप्लीट करना चाह रहे हैं आप स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहे हैं. अब देखो, जो थोड़ी देर पहले मैं बता रही थी ना, क्योंकि कुछ ऑप्शन ऐसे आपको मिलेंगे जो सिमिलर्स होंगे, जिसमें आप कंफ्यूज होंगे, वो इस तरह के क्वेश्चंस हो जाएंगे. ठीक है, अभी तक पॉइंट चल रहे हैं, सब पॉजिटिव चल रहा है. लेक्चरिंग ऑन न्यू मटेरियल, यहाँ नेगेटिव आ गया. लेक्चरिंग ऑन न्यू मटेरियल एंड प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद अ लिस्ट ऑफ की टर्म्स टू मेमोराइज. ना तो आप मेमोराइज करने के लिए बोलेंगे, तो ये रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, ना ही आप लेक्चरिंग पे ही ज्यादा फोकस करेंगे, तो ये दोनों चीजें आपकी कैंसिल हो सकती हैं. Assign student to read the textbook chapter and answer question at the end. ये तो हमारे टाइम वाले टीचर का हाल था कि भाई टेक्स्ट बुक पढ़ो और उसके बाद लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं वो कर लो. तो ये दोनों नहीं होंगे. अब आपको इन दोनों में से सही आंसर देना है, तो आप आराम से इसको समझ के देखिए कि या तो मैं स्टूडेंट्स को गाइड बनकर, मेंटर बन के कहूँ हाँ भाई ऐसे ऐसे करूँ, या फिर मैं स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करूँ, उनके अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछूं कि अच्छा आप इस बारे में क्या जानते हो बच्चों बताओ, तो फिर वो ज्यादा अच्छे से आपका कनेक्ट हो पाएंगे टॉपिक के साथ. तो ऑब्वियसली आपका राइट आंसर हो जाएगा 1. इजी है, समझ गए आप. तो जो नए नए स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए भी ये आसान हो जाएगा. लाइक का बटन जरूर दबाइएगा अगर आपको पसंद आए तो. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 10-year-old काकुली इज स्ट्रगलिंग विद अ डिफिकल्ट मैथ प्रॉब्लम. ओके, काकुली जो है 10 साल की बच्ची है और उनको बहुत मुश्किल हो रही है गणित के एक क्वेश्चन के साथ, एक प्रश्न के साथ. What can her teacher do to enhance her problem solving skill? तो इस बारे में अब टीचर क्या कर सकती हैं कि स्टूडेंट का जो है वो समाधान निकालने में जो उसका स्किल है वो और ज्यादा बढ़ सके. 10 साल की काकुली गणित के कठिन सवाल से जूझ रही है. उसकी समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है? Encourage her to keep trying and offer scaffolding when needed. देखो, ये एक पॉजिटिव एक वर्ड मिल गया. मैं आपको मेथड भी बता रही हूँ साथ साथ में सॉल्व करने के क्या मेथड है. गिव सिवियर पनिशमेंट. ओ माय गॉड, ये तो पहले ही नेगेटिव वर्ड मिल गया, तो हम इसको तो यूज ही नहीं करेंगे. ठीक है. गिव हर द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम. मे बी हो सकता है, चलिए आगे पढ़ लेते हैं. टेल हर टू स्किप द प्रॉब्लम एंड मूव ऑन द नेक्स्ट वन. ये नहीं होता. ये तब होता है जब टीचर बहुत ज्यादा मतलब क्या बोले, बिजी रहेंगे कि चलो छोड़ो अगला क्वेश्चन करते हैं. तो इन दोनों में से आपके पास क्या हो सकता है? इनकरेज करेंगे आप उसको कि भाई आप बेटा ये क्वेश्चन कर सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा स्कार्फ फोल्डिंग करेंगे. स्कार्फ फोल्डिंग का मतलब क्या होता है? स्कार्फ फोल्डिंग होता है जहां पर एक जो स्टूडेंट है उसके पीछे जो उसका मेंटर है या गाइड है वो हेल्प तो करता है, लेकिन इस तरह से कि बच्चा उस चीज को इजिली समझ सके. ठीक है, तो स्कार्फ फोल्डिंग ये ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट नजर आता है. कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करेंगे और जरूरत पड़ने पर आलम्बन प्रदान करेंगे, थोड़ा सा सपोर्ट प्रदान करेंगे ताकि वो सॉल्व कर ले थोड़ा सा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13. Fiza analyzed that she has more problem in learning topic X than in learning topic Z because she is interested in topic Z and is paying focus attention to do. Which of the following construct describe Fiza's ability to analyze her thinking? ठीक है, समझ में आ गया कि फिजा जो है उनका वो एक टॉपिक पढ़ रही है एक्स और जेड टॉपिक पढ़ रही है. वो जेड टॉपिक पर जो है वो ज्यादा मतलब इंटरेस्ट दिखा रही है क्योंकि उनको जेड टॉपिक जो है वो ज्यादा पसंद आ रहा है. तो इनमें से कौन सा एबिलिटी है जो फिजा का जो है वो उनकी सोच में एनालाइज कर रहा है? ठीक है, फिजा का विश्लेषण जेड सीखने की तुलना में विषय एक्स सीखने में अधिक उसको समस्याएं हो रही हैं क्योंकि उसे जेड ज्यादा पसंद है, वो टॉपिक उसे ज्यादा पसंद है. तो इनमें से कौन सी संरचना इसके लिए उत्तरदायी है? कॉग्निशन, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट, मेटा कॉग्निशन, या फिर मेमोरी. अब ये चारों पॉइंट आपको समझना है, बट यहाँ तो हम सिर्फ आंसर कर रहे हैं, बट ये आपको सेपरेट में डिस्कस करके जरूर समझाऊंगी. ऐसा तब होता है जब हम अपनी जो सोच है वो उसको इनहांस करके हम पढ़ रहे हैं, जहाँ मेरी चॉइस है मैं उसमें ज्यादा ध्यान दे रही हूँ. तो ये मेटा कॉग्निशन जो है अधिसंज्ञान है, उसका सही उदाहरण है. ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए. यदि आप नए विद्यार्थी हैं और इस बार 2025 सीटेट की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे टॉपिक्स आपको अलग से थ्योरी में जरूर समझाए जाएंगे. ठीक है, चलिए